चैप्टर 1 आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत। इतिहास शब्द ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है जांच पड़ताल के माध्यम से सूचना या ज्ञान प्राप्त या जांच। इतिहास अभिलेख लेख से हासिल अधिगम या जानकारी। जैसा कि हम जानते हैं कि इतिहास अतीत में मानव प्रयास एवं घटनाओं से संबंध होता है, जो विचारों, आस्थाओं एवं रीति रिवाजों के विकास के साथ अंतर्गुथित होता है। इतिहास में कालक्रम संलग्न होता है, परंतु कुछ भी बटा हुआ नहीं है। इसमें केवल परिवर्तन ही नहीं अपितु निरंतरता भी है, क्योंकि वर्तमान और भविष्य की घटनाओं तथा विचार अतीत से प्रभावित होते हैं, फिर चाहे विचारों में समय के साथ परिवर्तन क्यों न आ गया हो। अतीत का अध्ययन केवल तभी किया जा सकता है जब उससे संबंधित आंकड़ों, जानकारियों के कुछ स्रोत उपलब्ध हों। इतिहास के अध्ययन के लिए अभिलेख, स्थापत्य कला तथा साहित्य कार्य कुछ महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जिसमें कथा साहित्यों, मौखिक कहावतों और चित्रकलाओं के अलावा संस्मरण, जीवनियाँ और यात्रा वृत्तांत शामिल हैं। 18वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के भारत का अध्ययन करने के लिए ऐतिहासिक सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। पुरालेखीय सामग्री। आधुनिक भारत के इतिहास के निर्माण में राजकीय अभिलेखों, विभिन्न स्तरों पर सरकारी अभिकरणों के दस्तावेज को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है। पुरालेखीय सामग्री ऐसे दस्तावेज हैं जिन्हें कोई संलग्न संगठन, लोक, प्राधिकारी संस्था, व्यवसाय या परिवार अपने कार्यों के दौरान तैयार करता है और जिन्हें तत्पश्चातवर्ती ऐतिहासिक अनुसंधान या भविष्य के कार्यों के नियोजन में संदर्भ के लिए उनके अधिकारों एवं गतिविधियों के प्रमाण के तौर पर सुरक्षित रखा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेखों ने 1600 से 1857 की कालावधि के दौरान की व्यापारिक दशाओं का विस्तृत वर्णन प्रदान किया। यह सत्य है कि ब्रिटेन की वाणिज्यिक कंपनी ने हजारों मील दूर एक बड़े क्षेत्र पर अपनी राजनीतिक सर्वोच्चता स्थापित की, जिसके लिए एक प्रकार के प्रशासन की आवश्यकता थी जो पूरी तरह कागजों पर था। प्रत्येक नीति लिखित में होती थी और प्रत्येक व्यवसाय एवं लेन देन, प्रेषण, परामर्श एवं कार्यवाही गुप्त पत्रों तथा अन्य पत्राचार के माध्यम से होता था, जिसके परिणाम स्वरूप ऐतिहासिक सामग्री की मात्रा में कल्पनातीत वृद्धि हुई। राजकीय अभिलेख निदेशक मंडल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल से संबद्ध अभिलेखों के अतिरिक्त जिले से लेकर सर्वोच्च सत्ता तक प्रशासन के सभी स्तरों को शामिल करते थे। जब ब्रिटिश महारानी ने प्रशासन संभाला तो उसने भी बड़ी मात्रा में विभिन्न तरीकों के राजकीय अभिलेख सुरक्षित रखे। इन अभिलेखों का परीक्षण करके हम चरणवार प्रत्येक घटना एवं विकास को समझ सकते हैं और नीति निर्माताओं के मनोविज्ञान सहित निर्णय की प्रक्रिया का अनुगमन कर सकते हैं। इन अभिलेखों के अतिरिक्त अन्य यूरोपीय ईस्ट इंडिया कंपनियों के अभिलेख भी 17वीं और 18वीं शताब्दियों के इतिहास के सृजन हेतु उपयोगी हैं। प्राथमिक तौर पर ये आर्थिक इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में भी इनमें काफ़ी कुछ प्राप्त किया जा सकता है। व्यापक तौर पर आधुनिक काल के लिए राजकीय अभिलेखों की 4 श्रेणियाँ हैं: केंद्र सरकार की पुरालेख, राज्य सरकार की पुरालेख, मध्यवर्ती एवं अधीनस्थ प्राधिकरणों के अभिलेख, न्यायिक अभिलेख। इसके अतिरिक्त विदेशों में भी निजी अभिलेख एवं अभिलेखीय स्रोत उपलब्ध हैं। ब्रिटिश काल के कुछ प्रकाशित अभिलेख भी हैं जो आधुनिक भारतीय इतिहास के विद्यार्थियों के लिए मूल्यवान सूचना प्रदान करते हैं। केंद्र सरकार की पुरालेख। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अभिलेखागार में भारत सरकार के अधिकतर पुरालेखों को सहेज कर रखा गया है। यह संग्रह 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान समय तक के आधुनिक भारत के सृजन हेतु अभिलेखों की अटूट श्रृंखला प्रदान करता है। लोक विभाग के अभिलेख 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संवैधानिक परिवर्तनों, केंद्रीकृत राज व्यवस्था के उदय और कंपनी की प्रशासनिक व्यवस्था के विकास के अध्ययन हेतु विस्तृत स्रोत सामग्री प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त 1857 के पश्चात के प्रशासनिक एवं संवैधानिक विकास है, जैसे लोक सेवाओं का गठन, स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ, भारतीयकरण की समस्या और प्रांतों का प्रादेशिक पुनर्गठन इत्यादि बेशकीमती सामग्री भी इस श्रृंखला में पाई जाती है।
1767 में बंगाल के प्रथम सर्वेयर जनरल के रूप में जेम्स रेनल की नियुक्ति के साथ भारत के अनजान क्षेत्रों एवं उसके सीमा क्षेत्रों का वैज्ञानिक रूप से मानचित्रण शुरू हुआ। भारतीय सर्वेक्षण के अभिलेखों पर सर्वेयर्स के जर्नल्स एवं वृत्तांतों ने न केवल भौगोलिक अध्ययन के लिए अपितु समकालीन सामाजिक आर्थिक दशाओं और अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों के अध्ययन के लिए भी मूल्यवान सूचना प्रदान की है। लोक न्यायिक एवं विधायी विभागों की कार्यवाहियों ने औपनिवेशिक सरकार की सामाजिक एवं धार्मिक नीतियों के अध्ययन हेतु पर्याप्त प्रमाण प्रदान किए हैं। रिफॉर्म्स कार्यालय के अभिलेख भारत में 1920 से 1937 के दौरान हुए संवैधानिक विकास के विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए बेहद उपयोगी हैं। राज्य सरकारों की पुरालेख। राज्य अभिलेखागारों के अभिलेख में भूतपूर्व ब्रिटिश भारतीय प्रांतों, भूतपूर्व रियासतों जिन्हें 1947 के पश्चात भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया, और ब्रिटिश शासन के अतिरिक्त विदेशी प्रशासन से संबद्ध स्रोत सामग्री मिलती है। इनके अतिरिक्त उन भारतीय शक्तियों के अभिलेख जिन्हें ब्रिटिश शक्ति ने हथिया लिया और उनके क्षेत्र को ब्रिटिश क्षेत्र में मिला लिया, भी आधुनिक भारतीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण स्रोत सामग्री हैं। पुणे के अभिलेख कार्यालय में पेशवा दफ्तर नामक एक अन्य ब्रिटिश पूर्व महत्वपूर्ण पुरालेख है। यह पेशवा के पतन के एक शताब्दी पूर्व के मराठा इतिहास के अध्ययन का एकमात्र बेशकीमती स्रोत है। राजस्थान के जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर इत्यादि रियासतों के इतिहास का अध्ययन करने के लिए वर्तमान में बीकानेर स्थित राजस्थान राज्य अभिलेखागार में महत्वपूर्ण पुरालेख मौजूद है। इसी प्रकार जम्मू स्थित राज्य के पुरालेख में 1846 से जम्मू कश्मीर के डोगरा शासन के इतिहास के अध्ययन हेतु दुर्लभ संग्रह हैं। मध्य प्रदेश में ग्वालियर, इंदौर, भोपाल एवं रीवा, केरल में त्रावणकोर एवं कोचीन, कर्नाटक में मैसूर और महाराष्ट्र में कोल्हापुर रियासतों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पुरालेख संबंध राज्यों में हैं। 3 प्रेसिडेंसीज के पुरालेख। फोर्ट विलियम के प्रारंभिक अभिलेख 1756 की कलकत्ता की लूटपाट में नष्ट हो गए, लेकिन अंग्रेजों की प्लासी की विजय के बाद बंगाल प्रेसिडेंसी के पुरालेख न्यूनाधिक रूप से संपूर्ण श्रृंखला में सुरक्षित रहे, जो अंशतः भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय और अंशतः पश्चिम बंगाल के राज्य अभिलेखागार में उपलब्ध हैं। मद्रास प्रेसिडेंसी के अभिलेख 1670 से उसके इतिहास का वर्णन करते हैं, जिसमें गवर्नर और सेंट जॉर्ज की परिषद के अभिलेख भी शामिल हैं। इन अभिलेखों में अन्य भारतीय शक्तियों के साथ आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष तथा अंग्रेजों के मतभेद सहित दक्कन और दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार एवं उत्थान की पर्याप्त जानकारी मौजूद है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पुरालेख मुंबई स्थित महाराष्ट्र सचिवालय अभिलेख कार्यालय में रखे हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र, गुजरात, सिंध तथा भूतपूर्व बॉम्बे प्रेसिडेंसी के कन्नड़ भाषी जिलों, जिन्हें 1956 में मैसूर में शामिल किया गया, के इतिहास के अध्ययन में अत्यधिक उपयोगी हैं। अन्य यूरोपीय शक्तियों के पुरालेख। गोवा में संरक्षित पुर्तगालियों से संबंध पुरालेख मुख्यतः 1700 से 1900 की कालावधि से संबंधित है। भारत में पुर्तगालियों के आधिपत्य के इतिहास के लिए मूल्यवान है। भारत में लिस्बन से भेजे गए आदेश एवं पत्र तथा भारत से पुर्तगाल को भेजे गए जवाब एवं पत्र पुर्तगाली अभिलेखों की बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री है। कोचीन और मालाबार के डच रिकॉर्ड्स मद्रास अभिलेख कार्यालय में हैं, और चिंसुरा संबंधी रिकॉर्ड्स पश्चिम बंगाल के राज्य अभिलेखागार में है। फ्रांसीसी अधिकारी अपने क्षेत्रों एवं बस्तियों को समाप्त करने से पूर्व चंद्रनगर तथा पांडिचेरी के अपने फ्रांसीसी अभिलेखों को पेरिस ले गए। जब डेन्स ने त्राकोम्बर तथा सेरामपुर को 1845 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया, तब डेन्स के अधिकार क्षेत्र में आने वाले पुरालेखों को कोपेनहेगन स्थानांतरित कर दिया गया। बचे हुए दानिश अभिलेखों, विशेष रूप से त्राकोम्बर से संबंध को अभी मद्रास अभिलेख कार्यालय में रखा गया है। न्यायिक अभिलेख। न्यायिक अभिलेख भारत में न्यायिक प्रशासन के विकास के प्राथमिक प्रमाण प्रदान करते हैं। ये विभिन्न वर्गों के लोगों की सामग्री, आर्थिक दशा सामग्री संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। फोर्ट सेंट जॉर्ज में मेयर के कोड के पुरालेख 1689 के प्रारंभ से सबसे पहले उपलब्ध न्यायिक पुरालेख हैं।
जब ये मद्रास अभिलेख कार्यालय में हैं। फोर्ट विलियम में मेयर कोर्ट के प्लासी पूर्व के अभिलेख नष्ट हो गए प्रतीत होते हैं, लेकिन 1773 से 1753 से 1773 के वर्गों के अभिलेख सहित 1784 से 1861 के वर्षों के बंगाल के सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख कलकत्ता उच्च न्यायालय के अभिलेख कक्ष में रखे गए हैं। इसी प्रकार 1728 में बॉम्बे में स्थापित मेयर कोर्ट के अभिलेख महाराष्ट्र सेक्रेटेरिएट रिकॉर्ड्स ऑफिस में उपलब्ध हैं, जहां पर बॉम्बे अभिलेख न्यायालय एवं सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख भी रखे गए हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान के दृष्टिगत 3 प्रेसिडेंसीज के सदर कोर्ट, सदर दीवानी और फौजदारी अदालतों के न्यायिक अभिलेख बेहद उपयोगी हैं। इनसे संबंधित अभिलेखों को कलकत्ता, मद्रास एवं बॉम्बे उच्च न्यायालयों में सुरक्षित रखा गया है। प्रकाशित अभिलेख। प्रकाशित अभिलेखीय सामग्री आधुनिक भारत के इतिहास के सृजन हेतु बेहद महत्वपूर्ण सूचना स्रोत है। संसदीय पत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण पुरालेखीय प्रकाशन होते हैं, जिनमें क्राउन के अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत सरकार के अभिलेखों के विपुल उद्धरण शामिल हैं। इनमें 1801 से 1907 के बीच जारी संसदीय पत्रों की सूची भी शामिल है। राष्ट्रीय अभिलेखागार और विभिन्न राज्य अभिलेखागारों द्वारा प्रकाशित अभिलेख आधुनिक भारतीय इतिहास के शोधार्थियों के लिए अत्यधिक उपयोगी है। भारतीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों की कार्यवाहियां केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों द्वारा प्रकाशित गजट और समय समय पर जारी विधियों एवं विनियमों के संग्रह भी ऐतिहासिक शोध हेतु उपयोगी सामग्री हैं। निजी पुरालेख। निजी अभिलेखों में उन व्यक्तियों और परिवारों से संबंध पत्र एवं दस्तावेज होते हैं, जिन्होंने आधुनिक भारत व्यवसाय एवं औद्योगिक निगमों तथा राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को समर्पित संस्थाओं, समाजों और संगठनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश के शैक्षिक एवं सांस्कृतिक उन्नयन से संबंधित समृद्ध सामग्री विश्वविद्यालयों एवं शैक्षिक संस्थानों के पुरालेखों में उपलब्ध है। बैंकों, व्यापार घरानों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अभिलेख आर्थिक परिवर्तनों के अध्ययन हेतु अत्यंत उपयोगी हैं। राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रसिद्ध और प्रमुख नेताओं के पत्र तथा नई दिल्ली स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एवं लाइब्रेरी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे संगठनों के अभिलेख भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास के संवर्धन से अत्यधिक उपयोगी हैं। विदेशी संग्रहालयों की पुरालेख सामग्री। विदेशी संग्रहालयों में आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक सामग्री बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। उदाहरणार्थ, यूरोपियन संग्रहालय में संग्रहित भारतीय महत्व की पुरालेखीय एवं पांडुलिपि सामग्री व्यापक एवं विधिक है। ईस्ट इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स। लंदन में कई महत्वपूर्ण पुरालेखीय अभिलेख हैं जो हमारे देश में उपलब्ध नहीं हैं। इंग्लैंड में इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स लंदन और ब्रिटिश संग्रहालय में रखे अभिलेख अमूल्य हैं। इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे हुए हैं। कोड ऑफ डायरेक्टर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी का जनरल कोड तथा समय समय पर गठित विभिन्न समितियों का कार्यरत भारत संबंधी मामलों हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल या बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स का कार्य विवरण तथा पत्राचार, राज्य सचिव तथा भारत परिषद के अभिलेख। विशिष्ट संग्रहालय में विशिष्ट वायसरायर्स, राज्य सचिव तथा अन्य उच्च स्तरीय सिविल एवं सैन्य अधिकारियों के पत्रों का संग्रह है, जिन्होंने भारत में कार्य किया और जिनकी उपयोगिता को मुश्किल ही आंकलित किया गया। चर्च मिशनरी सोसाइटी ऑफ लंदन जैसी मिशनरी सोसाइटी के पुरालेख विशेष महत्व के हैं, जो स्वतंत्रता पूर्व भारत के शैक्षिक एवं सामाजिक विकास के बारे में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। भारत में फ्रांसीसियों के इतिहास के अध्ययन के लिए आर्काइव्स नेशनल, पेरिस ऑफ फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, कॉलोनीज एंड वार के पुरालेख अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी स्रोत हैं। हेग के रिसर्च चीफ में उपलब्ध डच ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेख भारत में डचों के बृहद इतिहास को लिखने के लिए पर्याप्त हैं। इन अभिलेखों का प्रयोग 17वीं और 18वीं शताब्दियों के भारत के आर्थिक इतिहास के प्राथमिक स्रोत के तौर पर भी किया जा सकता है। भारत में 1777 के पश्चात डच उपनिवेशों से संबंधित दानिश क्राउन और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की रिक्सरकेविट कोपेनहेगन में उपलब्ध अभिलेख त्रकोम्बर और सेरामपुर के बंदोबस्त के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले प्राथमिक स्रोत हैं। इसी प्रकार नेशनल आर्काइव्स ऑफ पोर्चुगल, लिस्बन में भारत में पुर्तगालियों से संबंधित मौलिक पत्रों का संग्रह है।
भारतीयों द्वारा विदेशों से चलाई गई राष्ट्रवादी गतिविधियों के इतिहास के सृजन के लिए विभिन्न देशों के विदेशी मामलों संबंधी कार्यालयों के पुरालेख बेहद कीमती हैं। उदाहरणार्थ, यूरोप में भारतीय क्रांतिकारियों के बारे में उपयोगी सूचना या जानकारी जर्मनी फॉरेन ऑफिस के अभिलेखों में है और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों से संबंधित जानकारी अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस डिपार्टमेंट्स के पुरालेखों में उपलब्ध है। हालांकि आधुनिक भारतीय इतिहास के 1947 से पूर्व के बेहद महत्वपूर्ण और समृद्ध पुरालेखीय स्रोत अब पाकिस्तान में अवस्थित हैं। इन अभिलेखों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण संग्रह लाहौर के वेस्ट पाकिस्तान रिकॉर्ड्स ऑफिस में है, जिनमें 1894 के पंजाब सरकार के अभिलेखों के अतिरिक्त 1804 से 1857 के दिल्ली रेजिडेंसी और विभिन्न राजनीतिक अभिकरणों के अभिलेख शामिल हैं, जिन्होंने समामेलन पूर्व पंजाब में कार्य किया था। पेशावर में स्थित अभिलेख कार्यालय में 1849 से 1900 के बीच पेशावर के कमिश्नर के अभिलेख और 1901 से उत्तर पश्चिम सीमा के प्रांतों के अभिलेख उपलब्ध हैं। ये अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के प्रादेशिक इतिहास के अध्ययन के लिए मूल्यवान हैं और भारत के अफगानिस्तान, ईरान तथा सीमावर्ती क्षेत्रों की जातियों के साथ संबंधों के बारे में भी उपयोगी सूचना प्रदान करते हैं। जीवनी साहित्य संस्मरण एवं यात्रा वृत्तांत। जीवनी साहित्य संस्मरण या यात्रा वृत्तांत जैसे समकालीन या अर्ध समकालीन दस्तावेज एवं प्रमाण भी उपलब्ध हैं, जो हमें 18वीं और 19वीं शताब्दियों के भारत के इतिहास की उपयोगी झलक प्रदान करते हैं। कई यात्रियों, व्यापारियों, धर्म प्रचारकों एवं लोक सेवकों जो इन शताब्दियों के दौरान भारत आए ने देश के विभिन्न हिस्सों के अपने अनुभवों एवं प्रभावों को लेखबद्ध किया। इन वृत्तांतों ने आधुनिक भारतीय इतिहास के अध्ययन हेतु बेहद उपयोगी स्रोत का कार्य किया है। इन लेखों के समूह में सर्वप्रथम मिशनरीज आते हैं, जिन्होंने स्थानीय निवासियों से सुसमाचार का प्रचार करने के लिए अपने सम्मत समाजों को भारत में अधिकाधिक मिशनरियों को भेजने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु लेखन किया। कुछ सिविल सर्वेंट ने इस सुसमाचार के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व भी किया। उदाहरणार्थ, सर जॉन शोर और चार्ल्स ग्रांट, दोनों ने बंगाल में लंबी सेवाएं प्रदान की, ने ईसाई धर्म प्रचारकों एवं उसकी गतिविधियों का पुरजोर समर्थन किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ कर्मचारियों ने यात्रा वृत्तांत भी बेहद मूल्यवान है। जॉर्ज फोस्टर, जिन्होंने 1783 में बंगाल, लखनऊ, श्रीनगर, नादौर, कश्मीर की यात्रा की और काबुल, कैस्पियन सागर एवं सेंट पीटर्सबर्ग होते हुए इंग्लैंड वापस गए, के यात्रा वृत्तांत ने उत्तरी भारत की राजनीतिक दशाओं के बारे में जानकारी प्रदान की। बेंजामिन हेन ने 1814 में प्रकाशित सेवरल टूर्स थ्रू वेरियस पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुला जर्नल ने उस समय के दौरान प्रायद्वीप के आर्थिक उत्पादों पर बेहतरीन जानकारी प्रदान की। 1831 में प्रकाशित जेम्स बंस की भुज की चिकित्सीय स्थलाकृति पर टिप्पणी और विजिट टू द कोर्ट ऑफ सिंध के लेखक ने कच्छ के इतिहास पर जानकारी प्रदान की। अलेक्जेंडर बंस का यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इनटू बुखारा, जो 1834 में 3 संस्करणों में प्रकाशित हुआ, भारत से काबुल की उनकी यात्रा का वर्णन है। इस यात्रा का राजनीतिक उद्देश्य यह पता लगाना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सिंधु क्षेत्र किस प्रकार लाभदायक रहेगा। C.J.C. डेविडसन का 1853 में प्रकाशित डायरी ऑफ द ट्रेवल्स एंड एडवेंचर इन अपर इंडिया भी बेहद उपयोगी कार्य है। जॉन बटलर द्वारा 1855 में लिखा गया यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स एंड एडवेंचर इन द प्रोविंस ऑफ असम ड्यूरिंग अ रेजिडेंस ऑफ 14 ईयर्स राज्य की पहाड़ी जनजातियों की प्रथाओं, आदतों एवं समाज का वर्णन है। W.H. सिलीमैन की जर्नी टू द किंगडम ऑफ अवध की राजनीतिक और आर्थिक दशाओं को प्रतिबिंबित करती है। अंग्रेजों के अतिरिक्त अन्य यूरोपीय देशों के यात्रियों ने भी भारत की यात्रा पर अपने रोचक वृत्तांत प्रस्तुत किए हैं। इस श्रेणी में विक्टर जैकमोट, कैप्टन लियोपोल्ड वान आर्लिच, बैरन चार्ल्स ह्यूगल, जॉन मार्टिन हर्निंगबर्जर, विलियम मूंगक्राफ्ट एवं जॉर्ज ट्रेवेक इत्यादि प्रमुख रूप से शामिल हैं। समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं।
19वीं और 20वीं शताब्दियों के समाचार पत्र और पत्रिकाओं अंग्रेजी के साथ साथ विभिन्न देशी भाषाओं में प्रकाशित ने आधुनिक भारतीय इतिहास के सृजन हेतु जानकारी के बेहद महत्वपूर्ण एवं प्रामाणिक स्रोत का निर्माण किया। कुछ समाचार पत्र 1780 के दशक से भी पूर्व प्रकाशित हुए। भारत में समाचार पत्र प्रकाशित करने का प्रथम प्रयास अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के असंतुष्ट कर्मचारियों द्वारा किया गया, जो निजी व्यापार में कुरीतियों को उद्घाटित करना चाहते थे। उदाहरणार्थ 1776 में विलियम बोर्ड्स ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा निजी व्यापार का आश्वासन देने पर कंपनी से इस्तीफा दे दिया और अपना समाचार पत्र प्रकाशित करने की इच्छा जताई। बोर्ड्स की योजना को कठोर राजकीय रुख का सामना करना पड़ा और साकार होने से पूर्व उसकी योजना का अंत हो गया। भारत में जेम्स अगस्टम हिक्की ने 1780 में बंगाल गजट या द ओरिजिनल कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर नामक पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया। हिक्की द्वारा सरकारी अधिकारियों की खुलकर आलोचना के कारण 2 वर्षों के भीतर ही उनकी प्रेस को बंद करा दिया गया। तत्पश्चात फ्रांसीसी ग्लैडविन द्वारा स्थापित द कलकत्ता गजट 1784 में, विलियम डोने एवं थॉमस जॉन्स द्वारा शुरू बंगाल जनरल 1785 में, गार्डन तथा जॉन हेग द्वारा प्रारंभ द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता या कलकत्ता अम्यूजमेंट 1785, डेनियल स्टुअर्ट एवं जोसेफ कूपर द्वारा स्थापित द कलकत्ता क्रॉनिकल 1786, रिचर्ड जॉनसन के मद्रास कुरियर 1785 और विलियम एस बर्नर द्वारा शुरू किए गए बॉम्बे हेराल्ड 1789 का 1791 में नाम बदलकर बॉम्बे गजट कर दिया गया। डब्ल्यू थेकर द्वारा प्रकाशित ओरिएंटल मैगजीन एंड कलकत्ता रिव्यू 1823 जैसे कई अखबारों का प्रकाशन शुरू हो गया। प्रेस एक्ट 1835 की नरम नीति, जो 1856 तक जारी रही, ने देश में समाचार पत्रों के विकास को प्रोत्साहित किया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से कई प्रभावशाली समाचार पत्र प्रसिद्ध एवं निडर पत्रकारों के नेतृत्व में सामने आए। कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्र थे जी सुब्रमण्यम अय्यर के संपादकत्व में द हिंदू और स्वदेश मित्र, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में केसरी और महारठा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में बंगाली, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के नेतृत्व में अमृत बाजार पत्रिका, गोपाल गणेश अगरकर के नेतृत्व में सुधाकर, एन सेन का इंडियन मिरर, दादा भाई नौरोजी का वॉइस ऑफ इंडिया, जेपी वर्मा का एडवोकेट, पंजाब में ट्रिब्यून एवं अखबार ए आम, बॉम्बे में हिंदू प्रकाश, ध्यान प्रकाश, कल एवं गुजराती, बंगाल में सोम प्रकाश, बंग निवासी एवं साधरणी। यह रोचक तथ्य है कि 1885 में गठित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगभग 1/3 संस्थापक पत्रकार थे। कुछ समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन विदेशों में भी हुआ। उदाहरणार्थ श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किया। इसी प्रकार मैडम भीखाजी कामा ने पेरिस से वंदे मातरम और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने बर्लिन से तलवार प्रकाशित किया। इस संदर्भ में 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक के दौरान सैन फ्रांसिस्को से गदर पार्टी के मुखपत्र के तौर पर गदर पत्र प्रकाशित किया गया और वैंकूवर से तारकनाथ दास का हिंदुस्तान प्रकाशित हुआ। इन सभी ने विदेशों से क्रांतिकारी एवं राष्ट्रवादी गतिविधियों पर पर्याप्त प्रमाण एवं जानकारी प्रदान की। समाचार पत्र जनमत का निर्माण करते हैं और इनमें प्रकाशित रिपोर्ट का लोगों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। समाचार पत्र विभिन्न घटनाओं एवं लोगों की भावनाओं एवं दृष्टिकोण की आकार प्रदान करते हैं। समाचार पत्र आधुनिक भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत रहे हैं। इसे इस तथ्य से समझा जा सकता है कि 1870 के दशक से इन अखबारों ने भारतीय औपनिवेशिक काल से वर्तमान समय तक जीवन के लगभग सभी पहलुओं को चित्रित किया है। 1920 के दशक में अखबारों ने गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता हेतु राष्ट्रवादी संघर्ष के दौरान प्रमुख घटनाओं को सूक्ष्म तरीके से विश्लेषित एवं शामिल किया। हालांकि समाचार पत्रों की निष्पक्ष रूप से नहीं देखा गया, इन्हें ऐसे लोगों द्वारा प्रकाशित किया गया जिनके अपने राजनैतिक विचार एवं वैश्विक मत थे। मौखिक प्रमाण
मौखिक इतिहास अलिखित स्रोतों की मदद से इतिहास के सृजन को संदर्भित करता है। उदाहरणार्थ, वैयक्तिक संस्मरण एक प्रकार का मौखिक स्रोत है। मौखिक स्रोतों से इतिहासकार अपने विषय की सीमाओं का विस्तार कर सकते हैं। हालांकि कई इतिहासकार मौखिक इतिहास के प्रति शंकित हैं। वे इसे नकारते हैं चूंकि मौखिक तथ्यों में प्रामाणिकता एवं कालक्रम का अभाव होता है और वे अस्पष्ट हो सकते हैं। इतना होते हुए भी ये स्रोत महत्वपूर्ण है, जैसा कि वे अन्य स्रोतों से जुटाई गई जानकारी की पुष्टि करने में इतिहासकारों की मदद करते हैं। सृजनात्मक साहित्य। आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोतों के तौर पर सृजनात्मक साहित्य के संदर्भ में हम स्वयं को पश्चिम के प्रभावहीन भारत में 19वीं और 20वीं शताब्दियों में विकसित नवीन साहित्यिक रूपों तक सीमित करेंगे। देसी भाषाओं में प्राचीन साहित्य पूरी तरह से पद्य रूप में है और यह साहित्य 18वीं और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान मौजूद था। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी साहित्य के प्रभावाधीन भारतीय काव्य ने अपने नएपन को पुनः हासिल किया और यह छंद, गीतात्मक एवं चतुष्पद जैसे नवीन रूपों के साथ किया गया एक प्रयोग था। सबसे ऊपर नवीन सृजनात्मक भावना का बाहुल्य था जिसने काव्य के रूप में बदल डाला। मंच के अभ्युदय ने आधुनिक युग के सृजनात्मक साहित्य की एक नई दिशा प्रदान की। मंच की स्थापना ने शास्त्रीय संस्कृत नाट्य और पश्चिमी मंचन दोनों के प्रभाव में नाटक रूपी साहित्य की अत्यधिक उन्नति को आवेग प्रदान किया। इस साहित्यिक विकास एवं लेखन ने औपनिवेशिक समय के लोगों के जीवन पर प्रचुर जानकारी प्रदान की। वास्तव में भारतीय रोमांटिक काव्य भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का मुखरित प्रतिनिधि था। इनमें से कुछ प्रमुख थे उर्दू में मोहम्मद इकबाल, हिंदी में निराला, बांग्ला में काजी नजरुल इस्लाम, मराठी के केशवसुत, मलयालम में जी शंकर कुरूप, प्रसिद्ध तमिल राष्ट्रवादी कवि सुब्रमण्यम भारती भी इसी काल से संबंधित थे। इंडो यूरोपियन संपर्क का महत्वपूर्ण परिणाम उपन्यास था जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उदित हुआ। उस समय के प्रथम महत्वपूर्ण लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। यह चट्टोपाध्याय प्रसिद्ध बंगाली उपन्यासकार थे। उनके उपन्यास अधिकतर ऐतिहासिक हैं और इनमें से आनंद मठ बेहद लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध हुआ, विशेष रूप से इसके प्रभावशाली राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लिए। इच्छाराम सूर्यराम देसाई मध्यकालीन गुजराती साहित्यिक इतिहास के बेहतरीन विद्वान थे। उनका प्रथम उपन्यास हिंद आने ब्रितानिया राजनीतिक अधिस्वर वाले शुरुआती उपन्यासों में से एक था। महान क्रांतिकारी विचारक एवं लेखक सखाराम गणेश देवस्कर ने देश में स्वाधीनता की चेतना के जागरण के लिए 1904 में बांग्ला में देशेर कथा लिखी। गिरिजा देवी और रामतीर्थ थम्माल, जिन्होंने क्रमशः मोहन, रजनी और दशकलीन मोसावलाई उपन्यास लिखे, ने भी उपन्यास को सामाजिक अनुभव का एक प्रभावी माध्यम बनाया। या प्रेमचंद 1880 से 1936 एक उपन्यासकार एवं उर्दू हिंदी के लघु कहानीकार थे जिन्होंने कल्पित साहित्यिक संसार में भारत को एक अलग स्थान दिलाया। उन्होंने उपन्यास का प्रयोग सामाजिक परिवर्तन के रूप में किया और उनके उपन्यासों ने भारतीय ग्रामीण समाज के आयामों की समझ तथा गहरी सामाजिक चिंताओं को प्रतिबिंबित किया। उनकी उल्लेखनीय कृतियों में रंगभूमि, गोदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रय जैसे प्रमुख उपन्यास एवं कफन, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी इत्यादि लोक कहानियां शामिल हैं। ग्रामीण जीवन को उद्घाटित करने की औपन्यासिक परंपरा को फणीसरनाथ रेणु के हिंदी उपन्यास मैला आंचल ने आगे बढ़ाया। इस दिशा में विभूति भूषण बंदोपाध्याय द्वारा रचित पार्थेर पंचाली, उड़ीसा में मोहंती का प्रजा, गुजराती में पन्नालाल पटेल का मेकलजीत, मराठी में भालचंद नमाडे का कोसला प्रमुख उपन्यास है। मुल्कराज आनंद एवं राजा राव जैसे एंग्लो इंडियन लेखकों के उपन्यास क्रमशः अनटचेबल और कंथापुरा ने सामाजिक एवं राजनीतिक कोलाहल एवं संक्रमण को दर्शाया है। आर के नारायण की
स्वामी एंड फ्रेंड्स भारत की अद्भुत लघु रूप को प्रस्तुत करती है। लघु कहानी लेखक के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर एवं प्रसिद्ध लेखक के रूप में उदित हुए। उनकी कहानियां जिसमें पोस्टमास्टर काबुलीवाला इत्यादि शामिल हैं, ग्रामीण भारत के प्रामाणिक अनुभव के रूप में सामने आई। प्रेमचंद की वास्तविक कहानियों ने समाज एवं लोगों के व्यवहार का दर्पण प्रस्तुत किया। ऐसे कई अन्य लघु कहानी लेखक हुए जिन्होंने औपनिवेशिक भारत की समकालीन सामाजिक वास्तविकता को प्रतिबिंबित किया। चित्रकला औपनिवेशिक काल के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानकारी उस समय की चित्रकारी से प्राप्त की जा सकती है। उनका प्रयोग आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में किया जाता है। ऐसा ही एक चित्रकला विद्यालय था कंपनी चित्रकला। कंपनी पेंटिंग शब्द का प्रयोग गैर इतिहासकारों द्वारा यूरोपियों के लिए निर्मित एक विशेष प्रकार की भारतीय चित्रकारी के लिए किया गया, जो बड़े पैमाने पर यूरोपियों की इच्छा एवं पसंद से प्रभावित थी। यह ऐसा समय था जब चित्रकारों के संरक्षण के अभाव के कारण मुगल और राजपूत लघु चित्रकला शैलियों का पतन हो गया। भारतीय कलाकारों को रेलवे प्रोजेक्ट और प्राकृतिक इतिहास सर्वेक्षण के ब्लूप्रिंट का खाका तैयार करने के लिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भर्ती किया गया, या उन्होंने उन ब्रिटिश नागरिकों के लिए स्वतंत्र रूप से काम किया जो वापसी पर अपने साथ एक निशानी ले जाना चाहते थे। 1760 के आसपास मुर्शिदाबाद से कई चित्रकार पटना आ गए। 18वीं शताब्दी के अंत तक पटना 11वीं कला केंद्रों का मुख्यालय बन गया, जिसमें से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को अलग कर दिया। कंपनी चित्रकला शैली पटना स्कूल के तौर पर भी जानी जाती है। अन्य प्रभावशाली चित्रकला केंद्र वाराणसी एवं प्रमुख हिंदू तीर्थस्थल एवं मद्रास, जहां 1798 से 1804 तक लॉर्ड क्लाइव रहे थे। ब्रिटिश बाजार में अनाज, फल एवं सब्जियां बेचने जैसे दैनंदिन जीवन के चित्रों का सहेजना चाहते थे। इस शैली के चित्रों में देखा जा सकता है कि 1850 के बाजार भारत के वर्तमान खाद्य बाजारों के समान ही थे। धर्म, जात एवं व्यवसाय भी बेहद लोकप्रिय विषय थे। विशेष रूप से दक्षिण भारत में कंपनी शैली के चित्रकारों ने भारतीय गहरे धुंधले रंगों के स्थान पर पानी वाले हल्के रंगों का प्रयोग करना शुरू किया। भारतीय लघु चित्रकला में परंपरागत रूप से प्रमुख चमकीले रंगों की जगह हल्के नीले, हरे एवं भूरे रंगों का प्रयोग होने लगा। कंपनी शैली के चित्र का प्रयोग भारत के लोगों के अभ्युदय के ऐतिहासिक दस्तावेजीकरण के रूप में किया जा सकता है। पेंटिंग्स, पेंसिल ड्राइंग, पोस्टर, कार्टून एवं बाजार प्रिंट के रूप में भारतीयों एवं ब्रिटिश या अंग्रेजों द्वारा चित्रित की गई 1857 के विद्रोह की तस्वीरें महत्वपूर्ण अभिलेख हैं। विद्रोह की पेंटिंग से इस प्रमुख घटना का अंग्रेजों एवं भारतीयों के मत को समझने तथा व्याख्या करने में इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण है। कालीघाट चित्रकला, जो 19वीं शताब्दी में कलकत्ता में विकसित हुई, ने न केवल पौराणिक चरित्रों एवं आकृतियों को उकेरा, अपितु अपने दैनंदिन जीवन में संलग्न आम लोगों को भी दर्शाया। साधारण जन के जीवन की तस्वीरों ने तत्कालीन कलकत्ता में सामाजिक जीवन के परिवर्तनों को चित्रित किया। इस चित्रों ने तत्कालीन सामाजिक बुराइयों पर भी टिप्पणी की। 1857 के कुछ समय पश्चात बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में कला स्कूल खोले गए। इनकी शिक्षण पद्धति एवं पाठ्यक्रम ब्रिटिश रॉयल एकेडमी पर आधारित थी। भारतीय विद्यार्थियों ने तैलीय रंगों को कैनवस पर और वाटर कलर को पेपर पर प्रयोग करने जैसी नवीन कला सामग्रियों को समझा। भारत में अंग्रेजी शिक्षित शहरी मध्य वर्ग की विचारधारा एवं दृष्टिकोण में गहरा बदलाव आया। अंग्रेजी साम्राज्य के नकारात्मक परिणामों के प्रति जागरूकता में वृद्धि हुई। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में सृजित नए प्रकार की भारतीय कला की प्रारंभिक प्रेरणा राष्ट्रवाद एवं देशभक्त थी। इस नवीन कला आंदोलन ने अपना शुरुआती अभिप्रेरण उदीयमान राष्ट्रवाद से ग्रहण किया। नंदलाल बोस एवं राजा रवि वर्मा जैसे कलाकार इस कला के नवीन रूप से प्रतिनिधि थे। अवनींद्रनाथ टैगोर, ई.वी. हैवल एवं आनंद केंटिस कुमारस्वामी के नेतृत्व में बंगाल स्कूल के अभ्युदय ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यद्यपि नवीन कला रूप की यह चित्रकारी मुख्यतः पौराणिक कथाओं एवं भारतीय सांस्कृतिक विरासत के विषय वस्तु पर केंद्रित थी,
तथापि ये भारत में आधुनिक कला आंदोलन के अध्ययन एवं कला इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं।